हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास का चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं और इसके बाद फिर हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स और जो भी है फिलअप वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प इसमें से आते हैं। ठीक है, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें से। उसके बाद हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम वैसे बच्चों वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब हम वास्तविक संख्याओं के को पढ़ने से पहले हम देखेंगे, वास्तविक संख्याओं पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और संख्याओं की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, प्राकृत सबसे पहली होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, दोनों बोल सकते हैं इसको। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं। जिन्हें हम गिनती, वस्तुओं को गिनने में उपयोग करते हैं या गिनती में उपयोग करते हैं। गिनती में उपयोग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे हम बात करें तो सबसे पहले प्राकृत संख्या जैसे 1 है। 1 के बाद 2 आएगा डायरेक्टली, जो पूरी संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर एक के बाद दो, एक के और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं रहती हैं, लेकिन वो परमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया? अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याओं में 1 आएगा, 1 के बाद पूरा नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि 1 पूरा कंप्लीट है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे हम मार्केट जाते हैं बच्चों, तो मार्केट जाते हैं तो हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो पूरी खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए हम संतरे खरीद रहे हैं, तो हम या तो 1 संतरा लेंगे या 2 संतरा लेंगे या फिर 10 लेंगे या 100 लेंगे या फिर 1000, मतलब ऐसे बढ़ते हैं। मतलब हम पूरे लेंगे। ऐसा नहीं कि आधा संतरा दे दो, 1.5 संतरा दे दो, 2 संतरे दे दो, 2.5 दे दो, ऐसे नहीं बोलते। तो इस तरह से नहीं लेते। तो हम गिनती में जो उपयोग करते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद पूरा 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये संख्याएं आती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती? सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करेंगे ना बच्चों, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या समस्या है? कर सकते। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने 100 बार 9 लिखा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? मान लो 1 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी 9 होती है। ऐसे ही 3 अंक की सबसे बड़ी 999 होती है। ऐसे आप बढ़ाते गए। तो मान लीजिए आपने सबसे बड़ी संख्या बता दिया कि मान लो 100 बार 9 लिख दिया आपने। कितनी बार लिख दिया? 100 बार। तो एक दूसरा आया, उसने क्या करा? 101 बार लिख दिया। तो ऐसे फिर आपने मान लो 1000 बार लिख दिया तो उसने 1001 कर दिया। आपने लाख बार लिखा तो उसने 1,00,001 कर दिया। मतलब 1,00,000 से एक ज़्यादा बार 9 कर दिया। तो इस तरह से ये बढ़ती जाती है, लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह लड़ाई कभी ख़त्म भी नहीं होने वाली है। तो हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा चलता रहता है ऐसा। तो सबसे छोटी संख्या हमें पता है कि 1 है, सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। नंबर 2 आते हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, प्राकृत ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ने पर, शून्य मतलब 0 मिलाने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं
बनती हैं। जैसे हम बात करें बच्चों, जैसे आपका 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इसमें भी पूरी पूरी संख्याएं आएंगी। 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे चलती जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। समझ में आया? तो देखो बच्चों, इसमें भी पॉइंट वाली संख्याएं या दशमलव वाली जो संख्याएं रहती हैं वो नहीं आएंगी। एक के बाद डायरेक्ट 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे बढ़ती हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी बात करें इसमें, सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है 0। सबसे बड़ी नहीं ज्ञात कर सकते। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याओं में गिनते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में हम लिखेंगे धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं का परिवार, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब इसमें कौन सी संख्या आएंगी? जैसे कि मान लो, देखो, जैसे हम बात करें 0 आएगा, -1, -2, -3, ये ऋणात्मक ऋण की तरफ माइनस अनंत तक बढ़ती हैं। यहाँ प्लस में बात करें तो 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक बढ़ती हैं आदि, ऐसे ये अनंत तक बढ़ती हैं। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में भी पूरी संख्याएं होती हैं। जैसे 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, पॉइंट वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। अब हम बात करें परिमेय संख्याओं में, तो परिमेय संख्याओं में हम बात करेंगे ना बच्चों, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q 0 नहीं होना चाहिए। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बेटा बच्चों क्या है, यहाँ पर जब भी हम कभी 0 लगाते हैं तो दुनिया में किसी को पता नहीं है कि 0 लगाने पर क्या आता है। पहली बात तो ये है। ठीक है। तो इसलिए मतलब, और दूसरी बात यहाँ पर यह माना जाता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। 0 आने पर मतलब अस्तित्व में नहीं रहती संख्या। ठीक है। इसलिए हम क्या है कि 0 नहीं लगाते हैं। तो P/Q के रूप में 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें देखो, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती संख्याएं भी शामिल होती हैं। संख्याएं शामिल होती हैं। अब आप बात करें तो देखिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, दशमलव में हम बात करें, दशमलव प्रसार में हम बात करें तो दशमलव प्रसार में देखो, दशमलव 2 टाइप का होता है। ठीक है। एक होगा शांत, ठीक है, एक होगा अशांत। एक कैसा होगा बच्चों? अशांत होगा। शांत में क्या होता है, जब भागफल की क्रिया क्या हो जाती है इसमें? भाग की क्रिया शांत हो जाती है। शांत हो जाती है। इसमें भाग की क्रिया शांत नहीं होती। यह क्या चक्कर है? शांत नहीं होती। यह बात तो समझ में नहीं आई। तो जैसे कि मान लो आप एक में भाग लगा रहे हैं 2 का,
तो अब भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, 0 लगाया। 0 के बाद आप देखेंगे दशमलव लगाया, यहाँ 10 कर लिया, 2 पंजे 10। तो आपने देखा दशमलव के एक अंक बाद खत्म हो गया। जैसे हम 1/4 की बात करें, 1/4 की बात करें तो भाग नहीं जा रहा है, तो हमने यहाँ क्या मान लिया, भागने जाने की 0 लगा लिया, फिर दशमलव 10 बना लिया यहाँ पर, 4 दूनी 8, कितना आ गया, अब कितना बच गया, 2 बच गया। अब वहाँ पर 0 बढ़ा दिया तो 20 हो गया, 4 पंजे 20। दशमलव के 2 अंकों बाद ये खत्म हो गया, तो भाग की क्रिया शांत हो रही है। जैसे हम 1/8 की बात करें तो भाग न जाने की 0 दशमलव, यहाँ पर क्या होगा, 10 हो गया, फिर 8 एकम 8, फिर कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया, तो हमने बना लिया 20। तो 2 पंजे 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया, 4 बच गया। 4 बच गया तो फिर भाग लगा 40 बना लेंगे, तो 4 पंजे 8 पंजे 40, यह कितना, 1.125, मतलब दशमलव के 3 अंकों बाद खत्म हो गया। अब देखिए अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव जैसे हम 1/3 में भाग लगाते हैं, 1/3 करेंगे, भाग लगाएंगे तो भागने जाने की 0 दशमलव आ जाएगा, 10 कर देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर आ गया 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। मतलब हम शाम तक या कल तक या मान लो 1 महीने तक, एक साल तक भी भाग लगाएंगे तो भी भाग नहीं जाएगा। तो हम इसको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम इसको 0.3 पे ऐसे ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, जिसको बार पढ़ते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भागफल की क्रिया शांत नहीं हो रही है। जैसे कि और भी अंक ले लो, यहाँ पर 1/6 ले लिया, अब भाग लगा रहे हैं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया, 10 कर दिया, फिर 10 कर दिया तो 6 एकम 6, कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 6 एकम 6, अब कितना बच गया, 4 बच गया। अब 4 बच गया तो हमने उसको 40 बना लिया, ठीक है, तो 6 छिंग 36, फिर आपने देखा फिर कितना आ जाएगा, 4 बच गया, फिर 6 छिंग 36, फिर 6 छिंग 36, ऐसे 6 आता जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0. इस पे क्या आ जाएगा आपका, 0.1 और 6 पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से हम संख्याओं, ये कैसी संख्याएं हैं, देखो भागफल की क्रिया शांत नहीं हो रही, तो इसको बोलेंगे क्या, हम अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी 2 टाइप का होता है। अशांत भी कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा आवर्ती, एक होगा अशांत अनावर्ती, एक होगा अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है बच्चों, आवर्ती में मतलब एक ही संख्या बार बार आती है, उसको बोलते हैं आवर्ती। जैसे कि मान लो 1/3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 पे 12 आ जाएगा। जैसे 1/6 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.16 पे 12 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.66666 आएगा, मतलब 6 पे 12 लग जाएगा। तो ये है बोलते हैं अशांत आवर्ती, मतलब 1 या 2 संख्या बार बार रिपीट होती जाती है, ठीक है। या 3, मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों तक एक संख्या रिपीट होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। बात समझ में आई बच्चों। जैसे हम बात करें, जैसे 22/7 पाई का मान होता है, 22 का, ठीक है, लगभग मान होता है, ठीक है। तो हम जब इस पे बात कर रहे हैं तो देखो 7 तिया 21, कितना आया, 7 तिया 21, कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब 1 बच गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पे भागने जाने की 0 लगाया, फिर 1 कर लिया, 10 हो गया, फिर क्या करेंगे, 7 एकम 7, अब कितना बच गया, मतलब 3 बच गया, 30 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 7 चौके 28, 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर 28, 2 बच गया, 20 कर लिया, 7 दूनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करा अपन ने, 22 था, 7 का भाग लगाया, 7 या 21, कितना बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया तो अपन ने बना लिया कितना, उसको 10 कर लिया, तो 7 एकम 7, अब कितना बच गया, 3 बच गया, तो 7 चौके 28, 28 कितना बच गया, 2, 20 कर लिया, 7 तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया, फिर कितना बच गया, 6 बच गया, तो हमने उसको 60 बना लिया। तो फिर 7 8 56, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर देखा 8 आ गया तो देखो
कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 7 पंजे 35, फिर मतलब हमने उसको क्या करा, 4 बच गया 40 बना लिया, तो 7 पंजे 35, फिर कितना बच गया बच्चों, 5 बच गया। 5 बच गया तो हमने उसको 50 कर लिया। फिर क्या करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 आ जाएगा तो फिर 1 लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा उसमें, देखेंगे कि फिर मतलब 1 7 एकम 7, फिर 4 आ गया, 30 हो गए, बना लिया, तो 7 चौके 28। फिर आगे करेंगे तो 2 8 5, ठीक है, यह संख्या आती जाएगी। फिर 7 आएगा, तो यह देखा आपने कि यहाँ दशमलव के यहाँ इतने अंकों तक, 5 अंकों तक, 6 अंकों तक यह रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद यही आएगा, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 3.14285 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम 12 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाई का मान 3.14 तक सही माना जाता है, तो यह है लगभग मान, इसलिए संभावित मान यह 22/7 लेते हैं, जो कि कैसा है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, हम अशांत अनावर्ती संख्या में बात करें तो अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती हैं, जैसे कि 0.2 002 3 बार 0 2, तो मतलब ऐसे आती जाती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं। या फिर मान लो पाई का मान क्या होता है, 3.1428, फिर और आगे भी आते जाते हैं, ठीक है, तो यह होता है, ठीक है। तो हम ये जो मान है ये अशांत अनावर्ती कहलाता है, क्योंकि यह एक जैसा पैटर्न नहीं बनाते हैं, कुछ भी आ जाता है, जैसे 0.01 आ गया, फिर 2.01 आ गया, फिर 4 बार 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो बच्चों, हम जो शांत दशमलव है ये दशमलव में है, तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अशांत में भी कौन सी, आवर्ती वाली जो है ना, आवर्ती वाली उन संख्याओं को, इनको जब हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं, इनको परिमेय में लिख सकते हैं, तो ये संख्याएं भी परिमेय होती हैं और ये संख्याएं भी परिमेय होती हैं। इसलिए मैंने लिखा कि जो दशमलव P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इन संख्याओं को शांत दशमलव को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत आवर्ती वालों को भी क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब नंबर 5 की बात करें हम, तो हम बात आती है बच्चों अपरिमेय संख्याओं पे। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो मतलब इनका पूर्ण वर्ग भी नहीं बन रहा है और यह बाहर भी नहीं आ रहे हैं रूट से, तो ऐसी संख्याएं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। या फिर और साथ में कौन सी संख्याएं आएंगी, अशांत अनावर्ती संख्याएं, अनावर्ती, ये वाली संख्याएं आएंगी इस टाइप की, ठीक है। ये संख्याएं जैसे मान लो पाई का मान हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और 0.2 002 ऐसी संख्याएं, इनको बोलते हैं, ये किस में आती हैं, अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। बात समझ में आई आपको। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, वास्तविक संख्याओं में बात करें तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को यदि मिला, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये सभी मिलके क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं। मतलब परिमेय संख्याएं रहेंगी तो भी वास्तविक संख्याएं रहेंगी, और अपरिमेय संख्या रहेंगी तो भी उन्हीं को भी हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो यह होता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इतना आपको समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम कुछ और बात करते हैं। परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए कि अब कुछ नई संख्याओं और कुछ संख्याओं की बात करते हैं, जैसे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए,
जिनमें 2 का भाग जाए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। जैसे मान लो आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 0 भी हो गया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, विषम संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, 2 का भाग ना जाए। अब 2 का भाग कौन कौन में नहीं जाता, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता। क्यों, क्योंकि 1 बच जाता है, इनमें सब में भाग लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों हम भाज्य संख्याओं की, बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे, जैसे मान लो 1 है, अब एक में तो देखो 1 का तो एक ही गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 में 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 2 में क्या होता है, 2 में 2 के अलावा 2 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। 3 भी नहीं आएगी, इसमें आएगी 4, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 4 क्यों है, 4 और इसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10, 12, ऐसी संख्याएं। कैसे, देखो 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और खुद 4 का जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं कि नहीं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6 भी क्या होगा, देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद 6 से जाएगा। तो 1 से ज़्यादा गुणनखंड, मतलब इसके 4 गुणनखंड बन रहे हैं, इसके 3 बन रहे हैं। तो जिनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती हैं बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं में जब हम बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएं नंबर नेक्स्ट, अभाज्य संख्याओं में बात आएगी तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, उनको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लो पहली संख्या क्या है आपकी, 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, इसके बाद डायरेक्ट क्या जाएगी 11, फिर 13, फिर 17। देखो 1 क्यों नहीं लिया, एक इसलिए, एक किसी में नहीं आएगा, एक इसलिए क्योंकि 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है, इसलिए 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में क्या 1 का भाग जा रहा है और 2 का जा रहा है, मतलब स्वयं यहाँ पर लिख सकते हैं हम स्वयं और 1 का, खुद का, स्वयं मतलब खुद का और 1 का 2 संख्याओं का भाग जाए, ठीक है। तो देखो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, इसमें 1 का और 3 का जाएगा, इसमें 1 का और 5 का जाएगा, 1 का जा रहा है और खुद संख्या का जा रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सहअभाज्य संख्याओं की, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 होता है, वो 1 होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये जोड़े में आती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों 2 और 3, 2, 3 सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 1 का भाग जाता है, इसमें किस का भाग जाता है, 1 का और 2 का, इसमें किसका भाग जाता है, 1 का और 3 का, 1 और 3 का जाता है। लेकिन इनमें कॉमन क्या है, इनका HCF क्या है, इनका HCF दोनों का क्या है, HCF 1 है, HCF 1 आ रहा है,
है कि नहीं। तो जैसे हम बात करें, हमने ले लिया 3 और 4। अब देखो यह है अभाज्य संख्या है, यह कैसी है, भाज्य संख्या है, लेकिन इनका HCF क्या है, इन दोनों का HCF भी क्या है, HCF 1 है। इन दोनों का HCF क्या है, 1 आ रहा है, इसलिए क्या है, आ रहा है, तो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं में ये जरूरी नहीं होता है कि भाज्य ही भाज्य संख्याएं हों या अभाज्य अभाज्य संख्या हों या एक भाज्य या अभाज्य हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने 2 3 ले लिया और 3 4 ले लिया, जैसे 4 और 9। अब 4 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका HCF क्या है, 1 है। और जैसे बात बोलें 9 और 16, और मान लो हमने क्या मान लिया, जैसे हमने मान लिया कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे हमने ले लिया 10 और 18, ये कैसी, इनका HCF क्या आ रहा, 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या हो गई, सहभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों। तो ये क्लियर हुआ आपको इतना। तो संख्याओं में हमें इतना पढ़ना है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों HCF की। HCF क्या होता है, HCF, तो देखो HCF जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मासा पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं हम, मासा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, इसमें हम जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, सब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। LCM क्या होता है बच्चों, LCM होता है जिसको हम बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है सभी गुणनखंडों इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात आती है बच्चों, क्या आती है, छोटी घात। और इसमें क्या आएगा, सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात आएगी, सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो यह LCM और LCM के बारे में बात करी हमने। अब इसके बाद आगे बात करते हैं संख्याओं में एक सूत्र होता है जिसको हम बात कर रहे हैं। सूत्र है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यह फार्मूला है। संख्याएं रहेंगी यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल रहेगा। एक संख्या, ये यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब सेकंड संख्या, बराबर HCF इंटू LCM, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहली संख्या का मान निकालना, दूसरी संख्या को भाग में ले जाएंगे, दूसरी संख्या का मान निकालना, पहली संख्या को भाग में ले जाएंगे, HCF निकालना, LCM का भाग लगा देंगे, LCM निकालना, HCF का भाग लगाएंगे, इस तरह से। अब देखिए हम सिंपल कुछ बातें करते हैं बच्चों, जैसे कि देखिए अभी हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्या जो संख्या, देखो प्राकृत संख्याओं को हम क्या है बटे में बना सकते हैं, परमेय संख्याओं के बटे में बना सकते हैं। कैसे, इनके अपॉन में हम पन ले लेंगे, ठीक है, एक ले लेंगे तो ये बटे में दिखने लगेंगी, तो ये प्राकृत संख्याएं क्या बन जाएंगी, परमेय संख्याएं बन जाएंगी। अच्छा, ऐसे ही पूर्ण संख्याओं को बटे में लिखना है तो सभी के बटे में हम 1 लगा देंगे। ऐसे ही पूर्णांक संख्याओं के बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये परमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो आपका प्रश्न आता है तो देखो सिंपल सी बात करें हम कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, परमेय संख्याएं, ठीक है। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या बनेंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, सभी पूर्ण संख्याएं अपूर्णांक संख्याएं होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी। और अपरमेय संख्याएं क्या रहेंगी, अलग रहेंगी, अपरमेय संख्याएं अलग रहेंगी, अपरमेय संख्याएं अलग से होती हैं, परमेय संख्याओं में शामिल नहीं होती, ठीक है। और जो परमेय संख्या हैं वो अपरमेय नहीं रहेंगी, जो अपरमेय रहेंगी वो परमेय संख्याएं, और इन दोनों को मिलाएं
परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो उनको क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं। ये समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों, जिन पे हम बात करने वाले हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, जनरली इसी से बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप बोलोगे 100% सही है, सही बात है। लेकिन मैं बोलूं कि आपसे बोलूं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, ऐसा बोल दिया मान लो, तो आप क्या बोलेंगे? गलत बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आपसे यह भी पूछ सकता है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती, तो सही है, और सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती, गलत है। ठीक है, या फिर यह बोल सकता है सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है। सभी परमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती, बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट से सब बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, अब हम सिंपल और बात करते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ से इधर भी पहुँच सकते हैं, और यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। मतलब प्राकृत संख्या पूर्णांक भी हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकती हैं, और परमेय भी हो सकती हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परमेय होंगी, लेकिन उल्टा नहीं चल सकते आप, है ना? उल्टा इधर से इधर आएंगे, गलत माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे कुछ चीज़ें और पूछते हैं आपसे। 2 परमेय संख्याएं, देखो परमेय संख्या, जैसे मान लो अब मैं आपको परमेय संख्याओं में बात कर रहा हूँ। किस में बात कर रहा हूँ बेटा? बच्चों परमेय संख्याओं में बात कर रहे हैं। परमेय संख्याओं में क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह से, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक संख्या आपने ले लिया 1/2, दूसरी ले लिया 3/5 मान लो ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? इनका एलसीएम ले रहे हो। तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 2 और 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 का गुणा यहाँ करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब ये कितना आ गया? 11/10 आ गया। आया कि नहीं? अब 11/10 आ गया, तो आप देखो यहाँ पर क्या थी? यह पहली वाली क्या थी? यह परमेय संख्या थी, यह परमेय थी। यह भी कौन है? परमेय संख्या है। और आंसर क्या आया? यह भी परमेय संख्या है, तो मतलब ये ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि परमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ा जाए, परमेय संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है? हमेशा परमेय संख्या आएगी, परमेय संख्या आती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 2 परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या होता है, तो बिल्कुल सही है। समझ में आया? अच्छा, नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है कि परमेय संख्या में परमेय संख्या को घटाया जाए तो क्या आता है? परमेय संख्या आता है। ठीक है, तो भी सही है। अच्छा, नंबर 3 आपसे पूछ लेंगे परमेय संख्या में परमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं। परमेय संख्या का क्या कर रहे हैं बच्चों? गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? परमेय संख्या आ रही है। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 आपसे बोलेंगे परमेय संख्याओं का भाग करा जाए। क्या करा जाए? भाग। तो क्या आता ही है? तो भी परमेय संख्या ही आएगी। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, परमेय संख्या में गुणा करने, भाग करने, जोड़ने, घटाने पर क्या आती है? परमेय संख्या ही आती है। परंतु अब देखो अपरमेय संख्याओं में हम बात कर रहे हैं बच्चों। अपरमेय संख्याओं में हम बात करते हैं, तो अपरमेय संख्याओं के बारे में बात करें। अपरमेय संख्याओं की बात करें तो देखो, एक दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें। जैसे मान लो यहाँ पर देखो करणी 2 अपरमेय संख्या है। ठीक है,
और ये अपरिमेय संख्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं। मान लो माइनस का करनी 2, ये अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो ये कौन सी हो गई, परिमेय संख्या हो गई कि नहीं, क्योंकि इसके बटे में हम 1 ले सकते हैं। तो आपको पता है ये क्या है, अपरिमेय संख्या थी, और यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिली आपको, परिमेय संख्या मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर अपरिमेय संख्या नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। समझ में आया। अपरिमेय संख्या को घटाने पर भी अपरिमेय संख्या नहीं मिलती, मिलती भी है और नहीं भी मिलती। तो कंफर्म नहीं है कि 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है। आ रहा समझ में, 100% सही नहीं है ये बातें, ठीक है। गुणा करें चाहे भाग करें, अपरिमेय संख्या का गुणा करें, अपरिमेय संख्या में किसका, अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, तो ये भी 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं आती, मतलब 100% सही नहीं है। आ भी सकती है और नहीं भी। समझ में आया। तो यह होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर √3 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 प्लस का मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 2√3 जोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसी है, परिमेय संख्या है। यह क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, ठीक है, अपरिमेय संख्या थी। तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो क्या आता है बच्चों, ठीक है, आपकी मतलब यह 100% सही नहीं होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाएंगे और ये इनको ध्यान देना है आपको, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन सत्य खाली स्थान वगैरह में आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बच्चों आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ऐसा लिख लेते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि इसमें यह बोला जाता है कि हर एक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। और ये जो गुणनफल होता है वो अद्वितीय होता है, ठीक है। ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अद्वितीय होती हैं। गुणनखंड जो होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। कैसे, अब जैसे मान लो, जैसे अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन ने क्या लिखा, 140 है, 140 को तोड़ा, 140 को कैसे तोड़ेंगे बच्चों, ऐसे 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे 2 तिया, यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर क्या आया, 3 से करेंगे 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। तो आपने देखा इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 लिख दिया, यहाँ पर 5 पे घात 1 लिख दिया और यहाँ पर 7 पे घात 1 लिख दिया। तो आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा कि नहीं इसको, तो इस तरह, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो प्रमेय अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का जो स्टेटमेंट दिया ना, ठीक है, स्टेटमेंट किसने दिया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन
कथन जो है आधारभूत कार्ल, इनका नाम है कार्ल, यहाँ लिख देते हैं, इनका नाम क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गास। क्या है, गास, कार्ल फ्रेडरिक गास, कार्ल फ्रेडरिक गास ने दिया था। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। क्या बोलते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार, राजकुमार के नाम से ये जाने जाते हैं, राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं इन्हें। तो देखो बच्चों कि आपने सीखा संख्याओं के बारे में, तो मैंने आपको जितना बताया इससे बाहर एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितना भी बेसिक था ये है। अब हम इसके बाद जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको 100% रिजल्ट यहाँ पर, मतलब जो भी जितना भी है आपको बेसिक पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के ज़रिए यहाँ पर नोट्स के और नोट्स भी बनवाएंगे। साथ में वीडियो के माध्यम से आपका पूरा जो भी है समाधान किया जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, ओके, फिर मिलते हैं।